नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसे अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया ना तो ये मान लो आपने बायोलॉजी की आधी कॉन्सेप्ट की गंगा जमुना नाप दी। यानी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी जो आपको आगे के फ्यूचर में जितने भी टॉपिक है उन सबको समझने में हेल्प करेगा वो सब यहाँ सेल साइटोलॉजी के टॉपिक में मिल जाएगा। यानी बायोलॉजी का जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो क्या है, साइटोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, सेल की स्टडी यानी सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले साइटोलॉजी जो टर्म है, साइटोलॉजी का मतलब समझ गए, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, सेल की स्टडी। तो साइटोलॉजी जो टर्म है, ये जो नाम है, ये दिया किसने है? हर्टविग ने दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और क्या छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो याद रखना है, जो काम आ जाता है कंपटीशन में, तो बस याद रखते जाओ। टर्म किसने प्रपोज किया? टर्म प्रपोज्ड बाय हर्टविग। हर्टविग ने टर्म दिया है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं तो इसका नाम साइटोलॉजी से बदल के साइटोलॉजी प्लस सेल की मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट जो है उसे भी कवर करके स्टडी करते हैं तो उसका नया नाम हो जाता है सेल बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा। तो हमने दो चीज अभी समझाया है कि साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? हर्टविग ने। और अगर सेल साइटोलॉजी में, सेल की स्टडी में हम मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट को, जो मेटाबॉलिक एस्पेक्ट है इन सबको देखने लग जाते हैं, यानी इन सब की भी स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? सेल बायोलॉजी। अच्छा, तो कई लोगों के दिमाग में आता है अच्छा टर्म प्रपोज किया, ये जो नाम है साइटोलॉजी हर्टविग ने दिया है तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हर्टविग होगा, तो गलत है। बट हु वाज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? कौन था फादर साइटोलॉजी का? तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये कौन थे? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक के ऑथर थे। उस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफ। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको चार ऑप्शन में दे दे के पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ते चलो, बस फैक्चुअल पॉइंट है तो आप ध्यान से देखते चलो। रॉबर्ट हुक तो कौन थे? इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, और इन्होंने एक बुक के ऑथर भी थे। उन बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। अच्छा, तो बट ये तो पता चल गया हमें फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आज के जमाने यानी मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, बट इफ आस्क हु वाज फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो देन आंसर विल बी, आंसर दूसरा हो जाएगा, स्वानसन हो जाएगा। ठीक है, और स्वानसन भी एक बुक के ऑथर थे। उन बुक का नाम क्या है? द सेल बुक का नाम है। तो अब बोलोगे ये द छोटा है, कोई नहीं आप बड़ा बना दो, क्या दिक्कत है? द सेल, इस ऑथर स्वानसन क्या थे? इसके ऑथर थे। और स्वानसन कौन थे? मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कहलाते हैं। साइटोलॉजी के फादर पूछ ले तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। स्वानसन पूछ ले मतलब मॉडर्न साइटोलॉजी का पूछ रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड, साइटोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म होती है साइटोजेनेटिक्स। तो इसे किसने कॉइन किया, ये पूछा गया है। तो इसे किसने कॉइन किया? कॉइन मतलब इसी को भी प्रपोज यानी दिया किसने, किसने बताया इस टर्म के बारे में? तो एच.जे. म्यूलर नाम था उनका। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बस कुछ नहीं कि साइटोलॉजी को समझने के लिए कुछ थ्योरी दी गई, शुरू में फॉर्मुलेट की गई कुछ थ्योरी को, उस थ्योरी को ही हम सेल थ्योरी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी, यानी सेल के बारे में समझने के लिए स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी फॉर्मुलेट हुई, उन थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट होते हैं। कौन से पॉइंट है मैं एक्स्ट्रा में बता दूंगा, सुन लो। ऑल लिविंग सेल मेड अप ऑफ सेल, एमडी मतलब मेड अप ऑफ, यानी ऑल लिविंग सेल मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग सेल होती है, लिविंग थिंग्स बोल सकते हो, वो सारी जिंदा चीजें होती है, वो सारी सेल्स की बनी रहती है। ठीक है, द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब जैसे ये घर है, घर किससे बना है? तो आप बोलोगे बहुत सारे कंपोनेंट का बना है, लेकिन मेनली ईंट से बना है। तो ईंट क्या है? एक बेसिक यूनिट है, एक इकाई है। तो उसी तरह सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसकी? ऑल लिविंग थिंग, जितनी भी जिंदा चीजें उन सबकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितनी भी सेल आ रही है वो सारी आ कहां से रही है? वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट कर रही है, यानी जो पहले है जो सेल। जैसे अभी मैं बोलूं ये नई बच्चा आया, वो कहां से आया? तो पेरेंट्स से आया। उसी तरह पेरेंट क्या है? प्री एग्जिस्ट, यानी पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वैसी सेल जो होती है वो कहां से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। जो सेल्स पहले एग्जिस्ट कर रही है, पाई जा रही है, उनसे ही नई सेल्स आती है। तो हम वापस अपनी सेल थ्योरी पे आते हैं। सेल थ्योरी में दो ही पॉइंट याद रखना है। गिवन बाय, किसने दिया सेल थ्योरी को? तो शील्डन एंड स्वान। और
एक्सटेंडेड बाय, देखो स्पेलिंग याद रखना, इसमें और स्वांसन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्सटेंडेड किसने किया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया, तो नाम याद रखना रुडोल्फ विर्चो। अब नोट करने वाले कुछ पॉइंट है उन्हें याद रखना अच्छे से। नोट में क्या, आइडिया ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय, बस याद रखना सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का आइडिया किसने दिया, किसने दिया, हर्बर्ट लैंड। और डी और टी एक साथ है तो इनमें से एक को साइलेंट करके आप पढ़ सकते हो, तो हर्बर्ट लैंड बोल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की एग्जांपल और कोई पूछ ले तो बहुत इजी है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी होती है, ये पता होना चाहिए, कहीं काम नहीं आने वाला, बस आपको कंसेप्ट बनाने काम आना है तो सीख लो। क्या होता है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, जब कोई भी एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल, कोई भी एक सिंगल सेल है टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में बनने के लिए जब वो डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो जाती है, तो कोई भी एक ऐसी सेल जिसके अंदर एक कैपेसिटी हो कि वो डिवाइड कर सके और प्रोड्यूस करे अलग अलग डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो उस सेल की जो एबिलिटी, उस सेल की एबिलिटी को हम बोलेंगे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, ठीक है। अब याद रखना कि सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, देखो एक सिंगल सेल यानी डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, जैसे पहले हम होते हैं एक ही चीज, जाइगोट जो होता है वो एक ही सिंगल सेल होता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो गया, आप पढ़ोगे आगे बहुत सारे स्टेज आते हैं, उसके बाद देखो हम बड़े होते जाते हैं, यानी जब माँ के कोख में बनते जाते हैं तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारे लीवर बन रहे हैं, फेफड़ा सांस लेने के लिए फेफड़ा बन रहा है, खाने के लिए पेट बन रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंशिएट हो रही है सेल, स्पेशलाइजेशन हो रहा है सेल का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ गए होगे, यानी स्पेशलाइजेशन। तो कोई भी सेल की कैपेसिटी कि वो एक सेल से जब बहुत सारे मल्टीपल सेल बन जाए तो यानी डिफरेंशिएटेड सेल प्रोड्यूस कर दे। एक सिंगल सेल है वो अपने आप में डिवाइड हुई और बहुत सारे सेल्स बना ली, सबके अलग अलग फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गई। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। एग्जांपल, अगर आप प्लांट में देखना चाहो तो स्पोर्स बोल दोगे, एनिमल में देखना चाहो तो जाइगोट बोल दोगे। तो एक चीज याद रखना, देखो डिफरेंशिएटेड सेल्स तो सब याद रख लेते कि हाँ भाई एक सिंगल सेल है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। मतलब वो सिंगल सेल है क्या, वो सिंगल सेल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो अनडिफरेंशिएटेड है। कोई चीज डिफरेंशिएटेड कब होगी, जब वो अनडिफरेंशिएटेड रही हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एक सिंगल सेल मल्टीपल सेल में बदलती है बाय द डिवीजन, और भी प्रोसेस हो सकती है। तो ये जो एबिलिटी है कि एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, इस एबिलिटी को हम सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। प्लांट में एग्जांपल स्पोर है, एनिमल में जाइगोट है, और ये जो सिंगल सेल है ये क्या होगी, मैक्सिमम केसेस में अनडिफरेंशिएटेड ही होंगी, ठीक है। हम पक्का नहीं कह सकते कि जो सिंगल सेल है, मैं बता रहा हूं ये जो डेफिनेशन है उस हिसाब से बता रहा हूं कि ये सिंगल सेल क्या होगी, अनडिफरेंशिएटेड। अगर अनडिफरेंशिएटेड है तभी तो डिफरेंशिएट होगी आगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, IBD, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, डाइवर्स मतलब बहुत सारी चीजें, यानी पेड़ पौधे बहुत तरीके के हो, इंसान बहुत तरीके के हो, यानी हर चीज में डाइवर्सिफाई हो, यानी बटे हो बहुत सारे ग्रुप, जानवर भी अलग अलग तरीके की, तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें हम सोचते यार इंसान ही रहे धरती पे तो क्या दिक्कत है, अकेला इंसान क्यों नहीं रह सकता, डाइवर्सिफाई क्यों होना पड़ता है हमें। हम आप देखते होगे कि स्नेक्स को बचाया जा रहा है, जंगलों में वापस छोड़ा जा रहा है, हम बाघ को बचाने के लिए, शेर को बचाने के लिए अलग अलग परियोजना हमारी सरकारें चला रही होती है। तो क्यों जरूरी है यार, हम अकेले रहे ना धरती पे तो बहुत जरूरी है। कैसे, वैरायटी ऑफ फूड। मान लो तुमने सोचा कि यार हम तो बस दाल चावल खा के जिंदा रहेंगे, सब कुछ मार दिया, अरे मन भी तो भर जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, फूड चेन, मान लो जैसे शेर जिंदा है बकरी को खा के, बकरी जिंदा है घास को खा के, अब और शेर जिंदा है बकरी को और हिरन को खा के। अब ये क्या डाइवर्सिटी, यानी ज्यादा हो रहे हैं। तो हिरन, मान लो हिरन मरी गया, आपने विलुप्त कर दिया, यार हिरन क्या जड़ से खत्म कर देते हैं। अब शेर के पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, कि वो बकरी खाएगा जिंदा रहेगा। और मान लो बकरी को कुछ हो गया तो शेर मरा तो और भी प्रजाति है वो बढ़ती जाएगी, अपने बच्चे करती जाएगी, क्यों यानी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती जाएगी, क्योंकि शेर है नहीं जो उसे भी मार के खाए। तो समझ रहे कहने का, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा एक छोटी सी चीज की वजह से, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे मान लो आपने ग्रीन पेड़ था उसे खत्म कर दिया, और मान लो उस पे स्पेशल टाइप के कीड़े आते थे, तो कीड़े भी तो खत्म होंगे। कीड़े मान लो आपको कुछ जैसे हनी भी प्रोवाइड कर रहे, कुछ भी ऐसे कोई भी छोटे से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे,
तो वो खत्म हुए तो वो प्रोडक्ट भी खत्म, तो आपके भी अल्टीमेटली आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कंट्रोल पॉपुलेशन, जैसे शेर मर गए ज्यादा तो पता चला हिरन भी अपने बच्चे बढ़ा जा रही है, सारा पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, भगदड़ मची जा रही है। तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने के लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक चेंज कैसे, मान लो पेड़ पौधे आप काटे जा रहे इंसान की जगह, क्लाइमेट में चेंज आएगा। आपको पता होगा अभी इतने सारे मीटिंग्स बैठ रही हैं, मोदी जी भी जाके आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, क्लाइमेट को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी का। सो डिक्रीज इन रिस्क ऑफ डिसीजेज, मान लो आपने मान लो कोई बैक्टीरिया आपने उसे जड़ से ही खत्म कर दिया, और मान लो बोला कि हाँ यार इस बैक्टीरिया की हमें जरूरत नहीं है, और आने वाले टाइम में पता चला कि वो बैक्टीरिया किसी बीमारी को खत्म करता था, वो तो बीमारी अब ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो रिस्क ऑफ डिसीजेस को भी कम कर देगा। कहने का मतलब क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम, जो वहां का वातावरण है, पर्यावरण है, जो आसपास का पूरा इकोसिस्टम है, उसे बैलेंस करने का काम करता है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आईबीडी क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए एक इंटरनेशनल डे फिक्स किया गया है, जिसे आईबीडी शॉर्ट में कह देते हैं 22 मई। याद रखना 22 मई, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इंपॉर्टेंट है तो बता दिया हमने, 22 मई इंपॉर्टेंट है। प्रोक्लेम्ड बाय, घोषित किया गया किसके द्वारा, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन है, आपको पता होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे देश मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका सोल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, आईबीडी के बारे में समझ आया। आईबीडी करी क्यों जाती है, तो सिंपल सी बात है, ये सारी देखो प्रॉब्लम आ रही है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस इंक्रीज हो सके किसके बारे में, बायोलॉजिकल इश्यूज जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के बारे में हम लोग, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो पाए, हमें पता चले कि डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इश्यूज क्या 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 आ रहे हैं अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी घटती है। तो इन सब के बारे में, इन सब को जानने के लिए, इस सब को बढ़ावा देने के लिए डाइवर्सिटी को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए, हमने 22 मई तय किया है किसके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। आपको बता ही दिया क्या है सेल थ्योरी, कि जितनी भी जिंदा चीजें होगी वो सेल की बनी होगी। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी कोई भी चीज बनी होगी तो उसका जो एक इकाई, एक छोटी सी चीज है जिससे वो बन रही है, वो सेल है। जितनी भी नई सेल्स आ रही है वो पुरानी सेल से ही आई है, थर्ड पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आगे की चीज भी हम कंटिन्यू करेंगे, पर जितना पढ़ा है ध्यान से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं लेकिन यही चीज कंपटीशन में आती है जो फंसाती है। तो मैंने आपको लाइन वाइज ना लिख के शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, अच्छा समझ में आए। तो नमस्कार, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। एक चीज याद रखना, बार बार बता रहा हूं, ये साइटोलॉजी है, ये सेल जो पूरी जो बायोलॉजी है इसका कोर टॉपिक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो आगे के जो टॉपिक है ये मत सोचना कि इसे स्किप करके आगे बढ़ जाऊं, तो आपको सब चीज क्लियर नहीं हो सकती, आपको इसके अंदर फिर वहां पे भी जंप करना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहीं पे सीख लो, कि आगे बार बार उसी चीज को बार बार देखना ना पड़े, एक बार में सीखो, अच्छा सीखो। नमस्कार।